हेलो एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों के बीच में बिहार स्टाफ नर्स का वीवीआई एमसीक्यू आगे का पार्ट लेके आई हूँ। तो जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। तो मैं इससे पहले 2 क्लास और ले चुकी हूँ, ये मेरा तीसरा क्लास है। तो चलिए अब हम लोग आगे एमसीक्यू को देखते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें देखिए क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक इज कॉल्ड, यानी कि स्टोमक का इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, ऑप्शन ए स्टोमेटाइटिस, ऑप्शन बी गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन सी चिलोसिस और ऑप्शन डी सॉर्डिस। ठीक है, तो यहाँ स्टोमक का इन्फ्लामेशन से बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा कि स्टोमेटाइटिस कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होगा, स्टोमक के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, तो उसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ठीक है, ये देखिए स्टोमेटाइटिस जो होता है तो ये ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, और यहाँ स्टोमक का इन्फ्लामेशन होगा तो वो गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, गैस्ट्राइटिस। और चिलोसिस क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ लिप का इन्फ्लामेशन होता है, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो स्टोमक का इन्फ्लामेशन हो गया आपका गैस्ट्राइटिस। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द पोजीशन यूज्ड फॉर द वेजाइनल एग्जामिनेशन इज, यानी कि वेजाइना का एग्जामिनेशन जो करते हैं तो इसके लिए कौन सा पोजीशन दिया जाता है। तो इसके लिए कौन सा पोजीशन दिया जाएगा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी लिथोटोमी पोजीशन दिया जाता है। और ये लिथोटोमी पोजीशन जो होता है बेबी डिलीवर्ड के टाइम, यानी डिलीवरी के टाइम भी कौन सा पोजीशन दिया जाता है, तो लिथोटोमी पोजीशन दिया जाता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 67, द पोजीशन इन विच द पेशेंट लाइज ऑन दिस बैक, यानी कि पेशेंट जो है वो पीठ के बल लेटा हुआ है। ठीक है, थाई आर वेल फ्लेक्स्ड ऑन द एब्डोमेन, और ये जो जांग जो है ये पेट के ऊपर मुड़ा हुआ है। ठीक, आप देखिए एंड पेशेंट बटक आर ब्राउट टू द एज ऑफ द टेबल, और जो ये बटक है, बटक का कहाँ पे लाया जाता है, तो ये टेबल जो होता है टेबल के किनारे लाया जाता है। तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, तो ये जो पोजीशन हो गया कौन सा हो गया, लिथोटोमी पोजीशन हो गया। जैसे एक टेबल है, यहाँ पे एक पेशेंट है, तो पेशेंट का जो लेग है, तो लेग को क्या है, ये पीठ के बल लेटा हुआ है और लेग को यहाँ पेट पे लाया गया है। ठीक, तो ऐसे करके पोजीशन पेशेंट का हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया लिथोटोमी पोजीशन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट अबाउट नी चेस्ट पोजीशन। तो इसमें से कौन सा पोजीशन जो है नी चेस्ट पोजीशन के लिए इनकरेक्ट है, यानी सही नहीं है। तो मैं पीछे के क्लास में आप लोग को बता चुकी हूँ कि नी चेस्ट पोजीशन को और क्या नाम दिया गया है, तो जेनु पेक्टोरल पोजीशन। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज जेनु पेक्टोरल पोजीशन, तो ये क्या, ये सही है। ठीक, अब आगे देखिए क्या है, इन दिस पोजीशन द क्लाइंट लाइज ऑन द बेड। इसमें जो है बेड पे लेटा हुआ है पेशेंट, और फेस डाउन सपोर्टिंग द बॉडी विथ शोल्डर्स चेस्ट एंड नी, और शोल्डर यानी कंधा, चेस्ट और नी के सहारे जो है फेस डाउन, फेस को नीचे की तरफ करता है, इसके सहारे लेटा है। ठीक है, और उसके बाद नी मतलब घुटना, तो इसका नाम ही है नी चेस्ट पोजीशन, तो ये भी सही है। ठीक है, आप देखिए वाइल परफॉर्मिंग रेक्टल एग्जामिनेशन द पेशेंट इज गिवन दिस पोजीशन। ये पोजीशन जो जब रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है तो इस पोजीशन
को दिया जाता है, तो सही है, ये भी सही है। फिर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी देखिए, दिस पोजीशन इज गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिस्निया। नहीं, डिस्निया में ये पोजीशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगर पेशेंट डिस्निया, यानी डिस्निया का मतलब क्या हो गया, देखिए डिस्निया, ठीक है, तो डिस्निया का मतलब हुआ सांस लेने में कठिनाई होता है, ठीक है। डिस्निया का मतलब हुआ कि सांस लेने में पेशेंट को कठिनाई होती है, ठीक। तो इसमें कौन सा पोजीशन देंगे, तो इसमें फॉलर्स पोजीशन होता है, ठीक। ये फॉलर्स पोजीशन होता है, डिस्निया में दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। यानी जेनु पेक्टोरल नी चेस्ट पोजीशन को जेनु पेक्टोरल पोजीशन कहते हैं, और ये पोजीशन कब दिया जाता है, तो रेक्टल एग्जामिनेशन में पेशेंट को दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69, द पोजीशन यूज्ड फॉर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द जेनाइटोयूरिनरी सिस्टम इज, मतलब वैसा कौन सा एग्जामिनेशन है जो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जब सर्जिकल मतलब प्रोसीजर के दौरान जेनाइटोयूरिनरी सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें कौन सा पोजीशन हो जाएगा, तो लिथोटोमी पोजीशन। मैं पीछे ही बता चुकी हूँ ऊपर ही कि लिथोटोमी पोजीशन जो होता है बेबी डिलीवर में भी इसका यूज होता है, तो लिथोटोमी पोजीशन ही इसमें दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, द पोजीशन यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम एंड वेजाइना एंड एक्सरसाइज फॉर पोस्टपार्टम पेशेंट इज, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा पोजीशन का यूज किया जाता है जब रेक्टम और वेजाइना का एग्जामिनेशन किया जाता है और पोस्टपार्टम पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट जो है बेबी को डिलीवर कर दी है, तो उसके बेबी डिलीवर के बाद कौन सा पोस्टपार्टम के एक्सरसाइज के लिए किया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो नी चेस्ट पोजीशन, ये एक्सरसाइज होता है, नी चेस्ट पोजीशन किया जाता है। और रेक्टम और वेजाइना का एग्जामिनेशन के लिए भी, रेक्टम और वेजाइना दोनों का साथ साथ जब एग्जामिनेशन होगा तो नी चेस्ट पोजीशन होगा। ऊपर ही देखिए मैं बताई हूँ कि नी चेस्ट पोजीशन का क्या रेक्टल एग्जामिनेशन में किया जाता है। तो यहाँ पे लिथोटोमी आपका हो जाएगा जब जेनाइटोयूरिनरी सिस्टम का किया जाएगा, वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो उस टाइम हो कि आपका लिथोटोमी पोजीशन। और जैसे ही रेक्टम और वेजाइना दोनों का साथ चर्चा होगा तो नी चेस्ट पोजीशन होगा। तो ये पोजीशन वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इंसोम्निया, यानी कि इंसोम्निया का मतलब क्या होता है। तो इंसोम्निया क्या, इनएबिलिटी टू स्लीप, ठीक। इसमें नींद पेशेंट को नहीं प्रॉपर होता है, ठीक। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 72, तो 72 में क्या कह रहा है, बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज आर एक्सेप्ट, यानी कि एक्सरसाइज जो व्यायाम करते हैं तो उसका बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होता है। तो इसमें बोल रहा है एक्सेप्ट, तो इसमें अपवाद क्या है, तो इट मेंटेन्स द मसल टोन, सही है। इट स्टिमुलेट्स द ब्लड सर्कुलेशन, ये भी सही है, क्योंकि यह जो है मसल टोन को भी मेंटेन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट्स वेनस स्टेसिस, तो यह जो है वेनस स्टेसिस को स्टिमुलेट करता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को ये स्टिमुलेट करता है, ना कि वेनस स्टेसिस को ये स्टिमुलेट करता है, तो ये क्या गलत हो गया। अब क्या, इट इंक्रीजेज ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड मेटाबॉलिक रेट, हाँ, यह जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन और मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, तो क्योंकि एक्सरसाइज का बेनिफिशियल इफेक्ट ये नहीं है। अब आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहा है, तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एक्टिव एक्सरसाइज, यानी कि यहाँ पे एक्टिव एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है। तो मैं पीछे ही पिछले क्लास
मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक्टिव एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है। पेशेंट जो है खुद से अपना एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको क्या एक्टिव एक्सरसाइज कहेंगे, और किसी पेशेंट को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्सरसाइज करवाया जा रहा है तो उसको क्या पैसिव एक्सरसाइज कहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए क्या है, एक्टिव एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए में क्या है, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द पेशेंट विदाउट असिस्टेंस। हाँ, तो ये सही है। एक्टिव एक्सरसाइज का मतलब यही होता है कि पेशेंट जो है बिना किसी असिस्टेंस का अपना फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया इज, जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो इसमें जो है इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोटेंशन हो जाता है। उस टाइम क्या होता है, बीपी लो देखने को मिलता है पेशेंट को, तो इसको क्या हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या है, डिफ़िकल्ट इवैक्यूएशन ऑफ हार्ड फीकल मैटर इज़ नाउन एज, यानी कि हार्ड फीकल मैटर जो होता है, स्टूल जो होता है, उसको इवैक्यूएशन क्या है, डिफ़िकल्ट इवैक्यूएशन, हाँ मतलब मल त्याग करने में कठिनाइयाँ जो होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कब्ज कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड लिक्विफिकेशन ऑफ फीसेज इज नाउन एज, वही मल जो है और समान यानी कि फ्रीक्वेंसी मतलब लगातार बार बार होता, एंड लिक्विफिकेशन और वो जो है बहुत लिक्विड का मात्रा रहता, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो डायरिया कहते हैं। यहाँ कॉन्स्टिपेशन का ये डिफिनीशन हो गया और ये डायरिया का डिफिनीशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक एजेंट प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक एजेंट प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया, तो इसमें क्या होगा, तो ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट जो कि प्रोड्यूस करता है डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया, तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, हेलोथेन, इनफ्लोरेन, केटामिन, ईथर, तो इसका हो गया केटामिन आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78। इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ द यूरिन इज नाउन एज, मतलब कि अनैच्छिक तरीके से यूरिन का पास होना, तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं एनयूरेसिस, मतलब उस यूरिन जो पास होता है उस पर हम लोग कंट्रोल हमारा नहीं होता है, इनवॉलंटरी पास होते रहता है, तो उसको एनयूरेसिस कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79। एक्सपल्सन ऑफ द वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी बाय वे ऑफ लंग्स, स्किन, रेक्टम एंड ब्लैडर इज नाउन एज, मतलब कि इसमें कह रहा है कि बॉडी के द्वारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसका बाहर निकलना किस तरीके से, तो लंग्स के द्वारा, स्किन के द्वारा, रेक्टम के द्वारा, ब्लैडर के द्वारा, तो इसको क्या बोलते हैं, तो एलिमिनेशन कहते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, एलिमिनेशन। अब आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें कह रहा है कि नॉर्मल प्रोसेस ऑफ यूरिन आउटपुट फ्रॉम द ब्लैडर इज नाउन एज, यानी कि ब्लैडर से यूरिन का जो आउटपुट यानी बाहर जो निकलता है उसका जो नॉर्मल प्रोसेस होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो मिक्चुरेशन कहते हैं। ये सी होगा, मिक्चुरेशन। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81। टर्म मेलिना मीन्स, यानी कि ये जो मेलिना होता है, मेलिना का मतलब क्या होता है, तो मेलिना का मतलब हो गया डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग ब्लड, यानी कि जो स्टूल होगा वो डार्क कलर का होगा जिसमें क्या ब्लड रहता है, मेलिना का मतलब हुआ। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82। तो 82 में क्या कह रहा है, तो मिसेज मंजू लता ए 53 ईयर्स ओल्ड लेडी इज सफरिंग फ्रॉम पायूरिया, तो 53 साल की मंजुलता है जो कि पीड़ित है किस चीज़ से, पायूरिया से। तो पायूरिया का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे पायूरिया, ठीक है, तो ये पाए जहाँ भी होगा तो पाए का मतलब पस हो जाता है, और यूरिया का मतलब हो गया यूरिन, ठीक है, यानी कि यूरिन में पस का होना क्या हो गया, पायूरिया, तो इसका आंसर हो गया पस इन द यूरिन, ठीक है। यहाँ 82
हो गया। अब देखिए 83 द एनिमा एडमिनिस्टर्ड टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन इज, इसका कह रहा है कि वैसा एनिमा दिया जाता है जो कि गैसियस डिस्टेंशन, जो पेट में जो गैस के कारण फूल जाता है उससे रिलीव करवाता है। तो कौन सा ऐसा एनिमा है? तो कौन सा इसमें एनिमा होगा? तो कार्मिनेटिव एनिमा, ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी कार्मिनेटिव एनिमा। ऑप्शन सी कार्मिनेटिव एनिमा। अब क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि द कंडीशन इज विच द यूरिन कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द ब्लडर इज नाउन एज। इसमें कह रहा है कि वैसा कंडीशन जिसमें यूरिन जो है ब्लडर से बाहर नहीं निकाल सकता, तो उसे क्या कहेंगे? तो इसमें देखिए यूरिन से बाहर नहीं निकाल सकता, यानी कि यूरिन में ही ब्लडर में ही यूरिन क्या है? जमा है, तो उसे क्या कहेंगे? तो रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन का जमाव। रिटेंशन का मतलब हो गया जमाव। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यूरिन यहाँ पास नहीं कर रहा है, ब्लडर में ही यूरिन है, तो इसको कहेंगे रिटेंशन ऑफ यूरिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 कॉन्सेप्ट मेडिकेशन सॉलिड मास विच इज इंट्रोड्यूस इनटू द रेक्टम इज नाउन एज। तो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट का मेडिकेशन रहता है, यानी दवाई रहता है जो कि सॉलिड रहता है, मास सॉलिड यानी ठोस रहता है, और रेक्टम में इसको दिया जाता है रेक्टम के थ्रू, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो सपोजिटरी कहते हैं। 85 का ऑप्शन सी सपोजिटरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86 फ्लोइंग आर द काउजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट, यानी कि कब्ज का कारण क्या है? तो इसमें से एक्सेप्ट बोल रहा है, यानी कौन सा कारण नहीं है? तो ये देखिए इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ रफेज, यानी कि रफेज का अपर्याप्त ग्रहण, यानी कि पर्याप्त मात्रा में वो इनटेक नहीं करता है, तो इसका आंसर तो कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये कॉन्स्टिपेशन का कारण है, तो ये तो सही है। अब क्या है मतलब एक्सेप्ट कौन सा कारण नहीं है ये बोल रहा है, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक्सेप्ट वाला में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग अपना कन्फ्यूजन दूर रखिएगा। तो इसका ये आंसर नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है कौन सा कारण नहीं होगा, ये तो कारण है। अब ऑप्शन बी क्या है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो किसी प्रकार का अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अवरोध होगा, तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा, तो ऑप्शन बी भी सही है। अब देखिए ऑप्शन सी इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक, अगर बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी अगर ले रहे हैं तो फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो अपवाद में क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट में, तो सी ये कारण नहीं है। लैक ऑफ प्राइवेसी, ये फिर कारण है कि प्राइवेसी भी, इसमें प्राइवेसी दिया जाता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87। अब इसमें क्या कह रहा है? मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड एक्सेप्ट, यानी कि कॉन्स्टिपेशन का मैनेजमेंट इसमें क्या होगा? तो सॉरी, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है कॉन्स्टिपेशन का मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा नहीं है? एक्सेप्ट बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो एग्ज़ाम में यही कन्फ्यूजन के लिए आप लोग को एक्सेप्ट या नॉट करके दे दिया जाता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिपेशन का मैनेजमेंट सबसे पहले क्या होगा? तो इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, हाँ ये मैनेजमेंट होगा। ठीक, तो ये इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्ट में पूछ रहा है। अब देखिए क्या है? ऑप्शन बी एडिक्वेट इनटेक ऑफ रफेज इन द डाइट, तो डाइट में रफेज को लेना है, यानी फाइबर को लेना है। इस्टेब्लिशिंग ए हैबिट पैटर्न, और एक हैबिट पैटर्न को भी इस्टेब्लिश करना है। और ऑप्शन डी डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, यानी फ्लूइड इनटेक में कमी लाना है, तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन और होगा, इसीलिए ये एक्सेप्ट में क्या हो गया? डी। अब देखिए 88 द एनिमा गिवेन टू सॉफ्टेन हार्ड फीकल मैटर इज नाउन एज, तो जो कठोर फीकल मैटर रहता है उसको सॉफ्ट करने के लिए कौन सा एनिमा दिया जाता है? तो ओयल एनिमा दिया जाता है, ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89।
तो विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ एनिमा इज गिवन टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल इंटेस्टाइनल पैरासाइट। तो वैसा एनिमा जो कि हमारे जो पेट में आंत में पैरासाइट जो रहता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, उसको नष्ट करने का काम करता है। तो उससे वैसे एनिमा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा एंटी हेलमिंथिक एनिमा। यहाँ नाम से ही पता चला है, हेलमिंथिक यानी पैरासाइट हो गया, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा? एंटी हेलमिंथिक एनिमा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डिस्यूरिया? डिस्यूरिया का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे फिर पीछे भी डिस्निया के बारे में बताए हैं। तो डिस का मतलब ये हो गया डिफिकल्ट यानी कि कठिनाई। यूरिया का मतलब हो गया यूरिन यानी कि यूरिन करने में कठिनाई होती है, उसे क्या कहते हैं? डिसयूरिया। तो ये यहाँ क्या हो गया? पेनफुल मिक्चुरेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91। अब आगे इसमें क्या कह रहा है? द एनिमा गिवन टू इंड्यूस प्रीस्टालसिस इज, यानी कि प्रीस्टालसिस मतलब कर्माकुंचन गति होता है, वैसा मतलब जो कि एनिमा जो कि प्रीस्टालसिस करता है तो उससे क्या कहते हैं? तो परगेटिव एनिमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन ए ड्रग इज टू बी गिवन एट बेड टाइम विच ऑफ द फ्लोइंग कोडेड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड? ऐसा ड्रग जिसको बेड टाइम दिया जाता है तो उससे क्या कहते हैं? तो HS कहते हैं। HS का मतलब हो गया होरा सोमनी, ठीक है, एट बेड टाइम। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93। तो विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ एनिमा इज गिवन टू रिलीव इन्फ्लामेशन? वैसा एनिमा जो कि इन्फ्लामेशन यानी सूजन से राहत दिलाता है, तो इसे एनिमा को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रिंजेंट एनिमा, एस्ट्रिंजेंट एनिमा कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94। तो एग्जाम्पल ऑफ द एनिमा गिवन टू मेक डायग्नोसिस इज? तो ऐसा एनिमा का एग्जाम्पल जो कि डायग्नोसिस के लिए दिया जाता है, तो ऐसा एनिमा को क्या कहते हैं? बेरियम एनिमा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, BTSC के भी BTSC स्टाफ नर्स में ये पूछ चुका है कि डायग्नोसिस के लिए कौन सा एनिमा दिया जाता है? तो बेरियम एनिमा दिया जाता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इन फ्लोइंग विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिटेंड एनीमा? तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो ये सब ध्यान देने वाला बात है, कहाँ पे नहीं नॉट का यूज किया गया है, एक्सेप्ट का यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सा ऐसा एनिमा है जिसे कि रिटेंड एनिमा यानी कि रिटेंड एनिमा का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये OL एनिमा जो होगा, क्योंकि इसमें तो फिकल मैटर को सॉफ्ट किया जाता है और उसको एक्सपेल्ड आउट के लिए दिया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? OL एनिमा। क्योंकि न्यूट्रिएंट एनिमा हो गया कि बॉडी में न्यूट्रिएंट के लिए दिया जाता है। एनेस्थेटिक एनिमा भी हो गया कि एनेस्थीसिया के लिए दिया गया। इमोलिएंट एनिमा, तो OL एनिमा ही एक्सेप्ट में हो गया, जो कि रिटेन एनिमा का एग्जाम्पल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97। तो एप्रोप्रिएट साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब फॉर गिविंग एनिमा फॉर एडल्ट इज? तो एडल्ट के लिए जो एनिमा दिया जाता है तो उसका रेक्टल ट्यूब का साइज क्या होगा? तो रेक्टल ट्यूब का साइज हो गया 22 से 24 नंबर। आप देखिए एप्रोप्रिएट साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब फॉर गिविंग एनिमा फॉर इन्फेंट, तो इन्फेंट के लिए क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे इन्फेंट हो गया 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 12 नंबर और एडल्ट के लिए 22 से 24 नंबर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? एप्रोप्रिएट साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब फॉर गिविंग एनिमा फॉर स्कूल एज चाइल्ड, तो स्कूल एज चाइल्ड के लिए इससे 12 नंबर से ज़्यादा बड़ा होगा तो 16 नंबर यहाँ पे होगा। फिर क्वेश्चन नंबर अब 100 आ गए, लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? फॉर गिविंग इवाक्वेंट एनिमा इन एडल्ट, तो एडल्ट में जो एनिमा दिया जाता है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी, तो उसमें उसका मतलब अमाउंट कितना होना चाहिए? तो उसका अमाउंट कितना होता है? तो 500 से 1000 ml रहता है। तो एडल्ट में जो है एनिमा का अमाउंट कितना होता है? तो 500 से 1000 ml। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो एडल्ट में 500 से 1000 ml दिया जाता है।
अब आगे ऊपर में देखिए मैं कुछ नोट करके रखी हूँ कि ड्यूरिंग एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन द ट्यूब शुड भी, तो कितना तक इंसर्ट कर सकते हैं एनीमा का ट्यूब को। तो इन्फेंट है यानी कि 1 साल के बच्चा तक में 1 से 1.5 इंच ही कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि ओल्डर चिल्ड्रेन तो उससे ज़्यादा 2 से 3 इंच, और एडल्ट नॉट मोर देन 4 इंच, यानी 4 इंच से ज़्यादा उसको इंसर्ट नहीं कर सकते रेक्टल ट्यूब को। तो ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक है। हम लोग का टोटल 100 MCQ कंप्लीट हो गया है। तो मैं फिर आप लोगों के बीच इसी तरह डेली MCQ लाया करूँगी। जो भी नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक